Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस होंगे वेट mg और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन n. सपोज हम इसके ऊपर कोई पुलिंग फोर्स या कोई फोर्स लगा रहे हैं जो इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है इन दी पॉजिटिव x डायरेक्शन और टुवर्ड्स द राइट भी कह सकते हैं. देन इसके अपोजिट एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट करेगा. एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, उसके अपोजिट एक लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रीवियस जो फ्रिक्शन वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और ये जब लग रहा है दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इस सिचुएशन में हम एक ऐसा एंगल डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दोनों का रिजल्टेंट के करस्पॉन्डिंग एक एंगल होता है. ठीक है, क्योंकि यहां आप देख सकते हो अगर मैं इन दोनों को वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल और लिमिटिंग फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. ठीक है, सो जब भी कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से इनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं. सो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर आता है एफ आर, सपोज रिजल्टेंट फोर्स एफ आर है जो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है. तो ये एफ आर नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इस डायग्राम में मैं बताऊं तो एंगल थीटा, ये एंगल थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. और अगर हम टैन एंगल थीटा निकालना चाहें, टैन थीटा आप इजीली निकाल सकते हो. टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो यहां हमारे पास जो राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस एंगल थीटा है उसमें परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हमको फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर है हमारा एफ एल, आप देख सकते हो ये, और बेस है हमारा एन. ठीक है, ये एन है और ये एफ एल है. तो परपेंडिकुलर एफ एल और बेस एन, इसका मतलब टेन थीटा होगा एफ एल अपॉन एन. राइट, और जैसे कि आपको पता है एफ एल अपॉन एन होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन टैन थीटा का टैन म्यू के बराबर है, यानी थीटा होगा टैन इनवर्स म्यू. सो ये इस तरह से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड हम एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग डिस्कस करेंगे. इसी को एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है एंगल ऑफ स्लाइडिंग? एंगल ऑफ स्लाइडिंग इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है. मतलब ऐसा एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन, कि वो एंगल कितना होगा जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा, इसलिए इसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं. तो सपोज किसी इंक्लाइंड प्लेन के लिए अल्फा वो एंगल है जिस पे रखने पे एम मास का ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा. अब क्योंकि ये स्लाइड करना शुरू कर दिया है इसने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि स्लाइड डाउनवर्ड्स कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा. इसके अलावा इसका वेट mg तो लगेगा ही, और अगर हम इस mg को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो इसका कंपोनेंट m, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा ही होगा, तो mg cos अल्फा, और प्लेन के अलोंग यानी cos अल्फा के परपेंडिकुलर होता है mg sin अल्फा.
इसके अलावा कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए मास के सारे फोर्सेस को यहाँ डिसाइड कर दिया है, डिटरमाइन कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम में। अभी जब जस्ट स्लाइडिंग शुरू हो गई है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो एन एम जी कॉस अल्फा के बराबर है। इक्विलिब्रियम है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए एन और एम जी कॉस अल्फा आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से प्लेन के अलोंग डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी इस डायरेक्शन में भी ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव डाउन कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, तो एफ और एम जी साइन अल्फा भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉस अल्फा, तो डिवाइड कर देंगे 2/1। एम जी साइन अल्फा बाय एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ बाय एन, राइट। एम जी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही है एफ बाय एन। ठीक है, और आपको पता ही है एफ बाय एन क्या होता है? एफ बाय एन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। इसका मतलब टेन अल्फा की वैल्यू भी म्यू के बराबर आती है। सो हमने देखा टेन थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेन भी म्यू है, इससे मिलता है अल्फा टेन इनवर्स म्यू, और यही टेन इनवर्स म्यू थीटा की वैल्यू भी थी। ठीक है, सो हम देखते हैं कि दोनों ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल अल्फा एंड एंगल थीटा आर इक्वल टू ईच अदर। तो यही हमारा कंक्लूजन है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज कहें या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहें, एक ही बात है। सो दिस इज द conclusion. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.